नमस्कार, कशिश सुप्रभात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी और सबसे पहले बात बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की। आपको बता दें, बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद और सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। तो बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज बजट सत्र के तीसरे दिन कई मुद्दों पर विपक्षी तेवर जो है वो तल्ख नजर आएंगे, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद होगा, जिसमें सरकार को जवाब देना होगा। नेता विरोधी तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष का बयान नहीं सुना है, लेकिन बिहारी क्या है ये सबको पता है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कल वो अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है। हम कुछ स्टेटमेंट ऐसा कुछ हम देखे नहीं है, पता नहीं क्या मामला है। जब तक स्टेटमेंट हम देखें ना तो हम कैसे कमेंट करेंगे। बजट पर मेरे ख्याल से 4 तारीख को है, वाद विवाद होगा, इस पे हम अपना पक्ष रखेंगे। कल तो राज्यपाल के अभिभाषण पे वाद विवाद होगा, जिस पे भी हम अपना पक्ष रखेंगे। आप देखिएगा, डबल इंजन की सरकार है। एक नई बात बता दीजिए जो आपने बजट में सुना होगा। एक भी नई बात कुछ नहीं। महाशिवरात्रि के मौके पर पटना के खाजपुरा शिव मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी सहित कई मंत्री मौजूद थे। इस दौरान मंच के सामने से भव्य झांकियां निकली, जिसका सीएम सहित सभी गणमान्य लोग खड़े होकर अभिवादन कर रहे थे। इस मौके पर मोमेंटो देकर आयोजन समिति के लोगों को सम्मानित भी किया। मनमोहक और आकर्षक झांकियों में लोग झूमते गाते जा रहे थे। पूरा वातावरण हर हर महादेव के नारों से गुंजमान हो गया। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो धरती है, ये भगवान की धरती है और ये आध्यात्मिक धरती है। और आध्यात्मिक, जब भगवान शिव का आज जो त्योहार है और शिव पार्वती की जो शादी और शादी का ये जो जश्न मन रहा है, ये भारतीय एक संस्कृति है और संस्कृति के साथ संस्कार भी है और इस संस्कार से हम ओतप्रोत हैं। कैसे आराधना किया था आपने भगवान से? निश्चित रूप से आराधना करते हैं। हमने भोलेनाथ से हमेशा प्रार्थना किए हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे और हमारी जनता सुरक्षित रहे। और कोरोना काल से हम उबर के आए हैं, उसके लिए हम बाबा भोलेनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शिवरात्रि के मौके पर एक संदेश क्या देंगी जनता को बिहार में? निश्चित रूप से देंगे कि हम तो हमेशा भक्त हैं, हमेशा हम आगे बढ़ते रहें और हम अपने बल पे, अपने बूते पर इतना आगे बढ़ें कि हमारा स्टार्टअप बिहार में क्लास 1 हो जाए। महाशिवरात्रि के मौके पर सूबे के सीएम हेमंत सोरेन राज्य के मशहूर पहाड़ी मंदिर पहुंचे। इस दौरान सीएम का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। पूजा के दौरान मुख्यमंत्री ने शिव और पार्वती की आरती उतारी और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। सीएम के साथ बीजेपी के स्थानीय विधायक सीपी सिंह, रांची सांसद संजय सेठ, कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय भी मौजूद थे। इस दौरान महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का सीएम ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। जन जन के दिलों में जिस तरीके से रचा बसा है, आने वाला समय और अनगिनत वक्त तक ये बना बने, ये बाबा से विनती करता हूं। इन्हीं सब के साथ आप सब लोग आज के इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर पुनः शुभकामनाएं, धन्यवाद। झारखंड में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। हर हर महादेव के जय घोष से शिवालय गुंजमान है। झारखंड के शिवालयों में शिव भक्तों ने बड़ी संख्या में जलाभिषेक किया। सुबह से ही श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंचने लगे हैं। कई श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया तो कुछ भक्तों ने रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। हम आपको झारखंड की 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह तस्वीर है धनबाद, गिरिडीह, बेरमो और जमशेदपुर की।
महाशिवरात्रि के मौके पर पटना सिटी के माल सलामी स्थित छोटी मंदिर से शिव बारात निकाली गई। इस शिव बारात में पूर्व पथ निर्माण मंत्री सह स्थानीय विधायक नंद किशोर यादव और वार्ड पार्षद समेत हजारों की संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। शिव बारात कई रास्तों से होते हुए गायघाट स्थित गौरी शंकर मंदिर पहुंची। गाजी बाजी के साथ निकली गई शिव पार्वती में भगवान शिव और पार्वती, भूतों, दैत्य समेत कई झांकियां निकाली गई। बिहार में महाशिवरात्रि को लेकर शहर से लेकर गांव तक शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही लोग शिव मंदिर पहुंचे पूजा करने और गंगा किनारे के जिलों में सुबह सुबह हजारों लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बिहार के 6 जिलों की तस्वीर आपके सामने है। आरा, बाढ़, बोधगया, छपरा, दानापुर, हाजीपुर की तस्वीरें हैं जहां शिव भक्तों का तांता उमर पड़ा। शिव भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक कर मुरादें मांगते नजर आए। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की बारात निकाली गई। 2 जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बक्सर में भोलेनाथ की बारात निकाली गई तो वहीं नवादा में धूमधाम से भगवान की शिव की बारात निकली। नवादा की यह तस्वीर आपको दिखला रहे जहां शिव पार्वती की बारात निकाली गई, जिसमें सैकड़ों जो भक्तगण है वो मौजूद नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन था, जिसमें सोशल मीडिया से लेकर उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लंबी उम्र की कामना की है। देश और खासकर बिहार की राजनीति में नीतीश का कद काफी बड़ा है। उन्हें सुशासन बाबू का तमगा दिया जाता है। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में भी काफी दिनों तक रहे हैं। केंद्र में उन्होंने रेल और कृषि मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारियां संभाली है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए नीतीश के राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। सीएम नीतीश के जन्मदिन पर कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। 1972 में एनआईटी पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। छात्र जीवन से शुरू किया उन्होंने राजनीतिक सफर और 1977 में जनता पार्टी से हरनौत से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार मिली थी। 1985 में हरनौत से जीते और पहली बार विधायक बने। 1987 में युवा लोक दल के अध्यक्ष बने और 1989 में पहली बार बाढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने। 1991 में दूसरी बार इसी सीट से सांसद बने और 1996 से 1999 में भी सांसद बने। 1999 में नीतीश 5वीं बार सांसद का चुनाव जीते। 2004 में छठी और आखिरी बार सांसद बने। केंद्र में रेल और कृषि मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारियां संभाली। 3 मार्च 2000 को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। बहुमत नहीं होने पर सिर्फ 7 दिन बाद 10 मार्च को इस्तीफा देना पड़ा। 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार सीएम बने। 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार सीएम बने और 26 नवंबर 2010 को तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। वहीं सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन पर पटना जदयू दफ्तर में पुस्तक लोकार्पण समारोह हुआ, जिसमें पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार के जन्मदिन पर पार्टी के पुस्तक का लोकार्पण होना बेहद सुखद बात है। पार्टी तभी जिंदा रहती है जब तक वैचारिक बुद्धिमत्ता जिंदा रहती है। जदयू के पुस्तक से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। पुस्तक में पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर का भी जिक्र है। अपने सलाहियत और अपने बुद्धि से जो काम करने का तरीका, जो बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने का जज्बात या जो ईमानदारी या जो लगनशीलता जो हमने
अपने नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में देखा, वो पिछले किसी मुख्यमंत्री में हमने नहीं देखा था। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। और वह भी कई लेखकों के लेखों का संग्रह करके प्रकाशित करा देना और उसके लिए तिथि निर्धारित हो। सीएम के जन्मदिन को जिलों में भी धूमधाम से मनाया गया। ये 6 जिलों की तस्वीर आप देख रहे हैं। पटना समेत लगभग सभी जिलों में केक काटकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का बर्थडे मनाया। इस दौरान सबने नीतीश कुमार की लंबी उम्र की कामना की। पटना, अररिया, गया, नालंदा और बाढ़ की ये तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर सभी ने केक काटा, किसी ने पूजा की और सीएम की लंबी उम्र की कामना की। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद और सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। और वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, आज सत्र का तीसरा दिन है, आज क्या कुछ हंगामे होने के आसार है, क्योंकि आज जवाब मांगा जाएगा सरकार से? हाँ, निश्चित रूप से उर्वशी, जैसा कि आपने बताया, बिहार विधानमंडल का आज तीसरा दिन है। पहला दिन जो है राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने सरकार जो काम कर रही है आम लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए, और जो योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी दी थी। और दूसरे दिन जो बिहार के वित्त मंत्री हैं सर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने बजट पेश किया था राज्य सरकार का। तो आज जो तीसरा दिन है, आज राज्यपाल ने जो अभिभाषण में अपनी बातें रखी थी उस पर वाद विवाद होगा। सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो भी मंत्री या विधायक हैं वो अपनी बात रखेंगे कि कैसे सरकार जो है आम लोगों के हित के लिए काम कर रही है। वहीं विपक्षी, चूँकि पहले शुरुआत से ही, इस सत्र के शुरुआत से ही विपक्षी कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहे हैं। जैसा कि दूसरे दिन बजट सत्र के दौरान काफ़ी शोर शराबा और हंगामा हुआ था, जिसकी वजह से बजट जो सत्र कार्रवाई है वो कुछ देर के लिए रोकनी भी पड़ी थी। तो आज भी ऐसे आसार हैं कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार की खिलाफत कर सकती है और वो हंगामा कर सकती है। क्योंकि विपक्ष ने जो अपनी बैठक की है उसमें सार्वजनिक रूप से कहा है कि सरकार कई मामलों में विफल है, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो। इसमें जो है सरकार सही रूप से जो बोल रही है वो धरातल पर दिख नहीं रहा है। आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, वही शराबबंदी में जो अपेक्षाकृत कमज़ोर तबके हैं उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है और जो बड़े शराब कारोबारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी उम्मीद है कि आज विधानसभा का जो विधानमंडल के जो तीसरा दिन है उसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही साथ जो जनहित के मुद्दे हैं उसको भी उठाया जाएगा। बिल्कुल, और तेजस्वी यादव भी आ गए हैं अरुण, और तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं जो विपक्षी तेवर है वो तल्ख नजर आ सकता है, सदन की कार्रवाई भी बाधित हो सकती है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, विपक्ष का उनका ये दायित्व बनता है कि सरकार जो कह रही है वो धरातल पर कितना उतर रहा है और सरकार जिस मोर्चे पर नाकामयाब है उसको उजागर करे। क्योंकि बजट सत्र के दिन, जिस दिन बजट पेश किया गया था उस दिन तेजस्वी यादव नहीं थे, वो बिहार से बाहर थे। लेकिन अब चूंकि वो यहाँ आए हैं और आज उम्मीद है कि वो जब सत्र तीसरे दिन की जब कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें वो शामिल होंगे। तो जिस बात को वो बाहर रख रहे हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है, या जो राज्यपाल के जो अभिभाषण है वो सिर्फ वो कागज पर ही दिख रहा है, धरातल पर वो नहीं दिख रहा है, तो इस बात को वो सदन में भी उठाएंगे और निश्चित रूप से वाद विवाद और नोकझोंक होना तय है। होगा कि आज की जो सदन की कार्रवाई वो किस तरह से चलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत होंडा शोरूम में से चोरी मामले में नामजद आरोपी देबू तूरी की 4 दिनों तक पुलिस अभिरक्षा में रहते मौत हो गई थी। मामले को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। वहीं मंगलवार को पूर्व मंत्री अमर बावरे, विधायक अनंत ओझा और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी तालझारी थाना क्षेत्र के झरना टोला पहुंचे, जहां वे बीजेपी कार्यकर्ता देबू तूरी की पत्नी और परिजनों से मिलकर मिले और न्याय दिलाने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में हुई देबू तोरी की पुलिस द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई है। सभी पुलिस पदाधिकारी पर 302 का मुकदमा होना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। साफ है कि 21 तारीख को पुलिस उनको 2-2:30 बजे ले जाती है और उस दिन से लेकर के 24 तारीख के शाम तक उनकी पिटाई करती है।
और पीट करके उसको मार देती है। यानी पूरी तरह से जिसको कह सकते हैं उसको हत्या कर दी जाती है। भाई किसी को भी अगर कोई अपराध के आरोप में पकड़ती है पुलिस तो 24 यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के दौरान झारखंड के 5 छात्र वहां से निकलकर राजधानी रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ सभी भावुक हो गए। एक दूसरे से लिपटकर मां और बच्चे रोने लगे। मां और बेटी की एक दूसरे से लिपटकर रोने का यह नजारा राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का है, जब यूक्रेन से काफी परेशानी का सामना करते हुए झारखंड की 5 छात्र छात्राएं रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर अपने परिजनों को देखकर सभी रोने लगे। वतन वापसी होने पर छात्रों के चेहरे पर खुशी भी दिखी। अपनों के वापस आने पर परिजनों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। थर्ड डे हम लोग एटलीस्ट हमारे यूनिवर्सिटी से कोई नहीं था, तो हमें एंट्री नहीं, और वहाँ पे एम्बेसी वाले हमें कोई नहीं मिला, अपने इंडियन एम्बेसी कोई नहीं था यूक्रेनियन बॉर्डर पे। फिर एटलीस्ट लास्ट में हम लोग रात को 12 बजे तीसरे दिन हम लोग एंट्री किए वहाँ से। मतलब 29 हो गया था नहीं, 27 को वापस लौटने के लिए किससे संपर्क किया? एम्बेसी से बात हुई थी हमारी। झारखंड की राजधानी रांची में बने श्रम नियोजन विभाग की ओर से कंट्रोल रूम लगातार यूक्रेन में फंसे बच्चों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अब तक 156 बच्चों से संपर्क हो पाया है, जिसमें 3 बच्चे सकुशल स्वदेश लौट आए हैं। लगातार परिजन भी कंट्रोल रूम से संपर्क में है और बेहद परेशान भी है। झारखंड सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके आने में खर्च हुए पैसों को वापस करने का भी ऐलान किया और लगातार हेमंत सोरेन श्रम नियोजन विभाग से संपर्क में है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री से भी उन्होंने बात की है और बच्चों को सकुशल वापस लाने का आग्रह भी किया है। यूक्रेन में फंसे बच्चों को वापस लाने के लिए किस तरह से कंट्रोल रूम में काम चल रहा है, इसका जायजा लगातार कशिश न्यूज की टीम ले रही है और अपडेट आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश करती रहेगी। समस्तीपुर के शिवाजी नगर सहायक थाना क्षेत्र के बरिहारी घाट निवासी कैप्टन गणेश नारायण सिंह के 27 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार सिंह यूक्रेन के खार्किव में फंसे हुए हैं। युद्ध की सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग काफी चिंतित हैं। पीड़ित परिवार से रोसराज डीओ ब्रजेश कुमार ने मुलाकात की और सांत्वना दिया। बगहा के रामनगर के बेलवा गांव की रहने वाली तनिषा तिवारी ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई। अच्छी बात यह है कि तनिषा से इंडियन एमएनसी ने संपर्क साधा और सुरक्षित बाहर निकालने का वायदा किया। बेरमो में भारी वाहनों के परिचालन से उड़ने वाली कोल डस्ट और धूल से जारंगडी वासियों का जीना दुश्वार हो गया है। ये हम नहीं बल्कि जारंगडी में रहने वाले लोग बोल रहे हैं। दरअसल सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के जारंगडी का ये पूरा मामला है, जहां वाहनों के परिचालन से उड़ने वाली कोल डस्ट राहगीर सहित जारंगडी के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिससे क्षेत्र के लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सीसीएल प्रबंधन क्यों चुप्पी साधे हुए है, ये एक बड़ा सवाल है। सीसीएल प्रबंधन द्वारा पहले से ही एएमसी किया जा चुका है और इसमें टैंकर पटता है। जब कभी भी हम लोग को लगती है त्रुटि होती है, इसके लिए देखने के लिए एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर सभी हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिश जारी है। अब इस अभियान में वायुसेना भी शामिल हो गई है। भारतीय वायुसेना के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बुधवार तड़के रोमानिया के लिए रवाना किया गया। बुधवार सुबह 4 बजे ही इस एयरक्राफ्ट में हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए उड़ान भरी। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जारी प्रयासों की समीक्षा की और देश की वायुसेना से ऑपरेशन गंगा में सहयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री का निर्देश मिलते ही वायुसेना ने तैयारियां शुरू कर दी और इस अभियान में अपने सबसे बड़े परिवहन विभाग C-17 ग्लोब मास्टर को लगा दिया। C-17 ग्लोब मास्टर में एक साथ 300 से 400 लोगों को लाया जा सकता है। मालूम हो कि पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए हालात में वहां से भारतीय नागरिकों के अलावा अफगानी हिंदुओं और सिखों को भारत लाने के लिए वायुसेना ने विशेष अभियान चलाया था। इसमें भी वायुसेना ने अपने C-17 विमानों को लगाया था। यूक्रेन युद्ध में फंसे गोपालगंज के छात्रों के परिजनों के साथ जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बैठक की। बैठक के दौरान डीएम ने बताया कि इवानो
फ्रैंकविस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र दिल्ली पहुंच गए हैं। बाकी छात्रों को लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। डीएम ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी परिवार के सदस्य यूक्रेन में फंसे हैं तो जिला प्रशासन की तरफ से जारी टोल फ्री नंबर 0615622550 227510 227507 और 227508 पर सूचित करें। जो सूची हमें प्राप्त है वो 16 लोगों की सूची प्राप्त है, जिसमें कि लोगों के फंसे होने की आशंका है। और इसमें सबसे अच्छी खबर है कि इसमें से 16 में से 5 लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे अभी लैंड कर चुके हैं और वहां से बिहार सरकार अपने खर्च पर वहां से विमान से ही उनको पटना लाएगी और पटना से फिर हम लोग सरकारी वाहन से उनको हम गोपालगंज तक उनके घर तक छोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सभी गार्जियन के साथ हम लोगों ने भी बात किया है और हमने अपना कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है और जितने भी गार्जियन हैं उस पर कोई सूचना चाहते हैं तो राज्य सरकार ने राज्य के सुकुरहट्टू में बनाए जा रहे ट्रांसपोर्ट नगर का विरोध करते हुए मजदूर यूनियन ने 2 मार्च से हड़ताल की घोषणा कर दी है। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सुनील सिंह चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस हड़ताल से आमजनों को परेशानी होगी, साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान होगा और इसकी तमाम जिम्मेवारी सरकार की होगी। इस हड़ताल को कई संगठनों ने अपना नैतिक समर्थन दिया है। कानून व्यवस्था सरकार 40 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना सरकार ने बताई है। उस 40 एकड़ में हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। 40 एकड़ का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो सरकार ने 40 एकड़ बनाया वो नाकाफी है। हमें कम से कम 200 कार्य क्षेत्र के लिए चाहिए और 100 एकड़ कम से कम मजदूर की आवासीय व्यवस्था अन्य मौलिक सुविधाओं के लिए चाहिए। सहरसा पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है और आपको बता दें कि 4 चक्का वाहन लेकर बरियाही बाजार से सहरसा आ रहे एक अपराधी को भारी मात्रा में गांजा और स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास एक लोडेड पिस्टल, जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। सदर एसडीपीओ संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे के द्वारा टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी की गई है। वहीं इस सूची में शामिल एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 किलो 246 ग्राम गांजा, 39 पूरे स्मैक बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम सिद्धार्थ कुमार और पीयूष पीयूष हंटर है, जो सहरसा का रहने वाला है। पूरी तरह से जब चेक किया गया तो गांजा तो उसके बोरे में था और उसके चेक करने से एक पिस्टल भी मिला और 5 जिंदा कारतूस मिला। ये सभी चीज़ों को 4 तो उनके पास मोबाइल मिला। ये गांजे को जब यहाँ करके वजन करवाया गया मजिस्ट्रेट साहब के सामने सीजर बनी तो 10 केजी 246 किलोग्राम गांजा सर ये स्मैक का 39 पैकेट स्मैक मिला। बिहार में शराब तस्करों की अब खैर नहीं है। जी हां, आपने सही सुना, विभाग को नए स्कैनिंग मशीन मिले हैं जो किसी भी गाड़ी की जांच करेंगे। अगर उसके अंदर शराब होगी तो अलर्ट कर देंगे। इस डिवाइस के साथ एलईडी टीवी लगा है जो स्कैनिंग के दौरान पूरा वीडियो कैप्चर कर लेगा। इस डिवाइस से ट्रक, बस और बाकी गाड़ियों की जांच की जा सकती है। विभाग का दावा है कि इस मशीन से शराब तस्करी पर लगाम लगेगी। इससे पहले विभाग ने स्निफर डॉग का इस्तेमाल शुरू किया था, उसके बाद ड्रोन, फिर हेलीकॉप्टर और अब स्कैनिंग मशीन। यानी मतलब साफ है कि सरकार शराबबंदी को पूरी तरह से सफल बनाना चाहती है। पटना पुलिस ने कॉल सेंटर के जरिए साइबर क्राइम को लेकर पर्दाफाश किया है और पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने 2 लड़की सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार राज्य के साथ साथ पूरे देश में यह गिरोह फैला हुआ है। एटीएम, डेबिट कार्ड, इंश्योरेंस, आधार कार्ड सहित कई अन्य मामलों को लेकर कॉल सेंटर से लोगों को फोन कर उनका डिटेल लिया जाता था और फिर उस डिटेल को फर्जीवाड़ा के लिए प्रयोग किया जाता था। पुलिस ने अभी बताया है कि इनके पास 186 पृष्ठ का एक दस्तावेज भी बरामद हुआ है। इस दस्तावेज में साइबर फ्रॉड के कई कागजात मिले हैं। पुलिस ने बताया कि कॉल सेंटर के माध्यम से साइबर फ्रॉड करने के मामले में कई अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इनके पास से 1 लाख रुपए और कई एटीएम, डेबिट कार्ड मिले हैं। इनसे ऑफिस और भी पुलिस ने सील कर दिया है। इस गिरोह के सदस्य पूरे देश में फैले हुए हैं और महीने में इनका कहना है कि 4 से 5 लाख रुपए ये कमा लेते थे
और लोगों को शिकार बनाते थे अपने ठगी का, जिससे काफ़ी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। और इसी क्रम में जो जब्त हुआ है तो 186 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट से भी। और इसके साथ ही बच्चों फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहकर शीश न्यूज़ के साथ नमस्कार।